जो कल वाक़या हुआ पार्लियामान में, ये पार्लियामान की तारीख का एक स्याह दिन था। हम बैठे थे और इसी इशू पर हमने डिस्कस किया और हमने एक प्लान किया और इस प्लान को इंशाल्लाह हम इम्प्लीमेंट करेंगे। We have to draw the line in the sand. This is unacceptable behavior. कि अगर ऑपोजिशन की तरफ से इस पे कोई रिएक्शन नहीं होगा तो ये जमहूरियत के लिए बुरा होगा। तो यही वजह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर एक प्लान बनाएंगे। मियां साहब, इस तरह नहीं होता। देखिए, ये भी कोई तरीका नहीं है। मैं इस हाउस को तब तक नहीं चलाऊंगा जब गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों मिलके करते। मैं कल तक एडजर्न करता हूं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। आज भी कौमी असम्बली के जो मनाजिर हैं वो कल से मुख्तलिफ नहीं थे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर है वो 3 रोज़ में भी मुकम्मल नहीं हो सकी है। यानी अब चौथा रोज़ होगा जो कल 12 बजे तक इजलास मुलतवी हुआ है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब की तकरीर होनी है। जो मंज़र था वो ओवरऑल उसके ऊपर जो लोग सख्ते में भी हैं, अफसोस भी कर रहे हैं। अजीब सी सूरत हाल है कि हो क्या रहा था कल इजलास के अंदर। अपोजिशन के अरकान थे वो नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन साथ साथ जो वफाकी वज़रा है वो बड़ी संजीदा जो वफाकी वज़रा तस्वुर किए जाते हैं। यानी शफ़क़त महमूद साहब के जो विजुअल सामने आए हैं कि किस तरीके से वो एहतजाज कर रहे थे। ये मावन खुसूसी अली नवाज़ अवान साहब हैं, इनकी तो जो ऑडियो है वो हम दिखा नहीं सकते हैं जो कुछ उन्होंने कहा। फिर उसके बाद मुराद सईद साहब जिस तरह से एक टेबल पे खड़े होकर किताबें मार रहे थे, वो मंज़र सब ने देखा। शीरी मज़ारी साहिबा जो ख़ासी संजीदा खातून तस्वुर, जिस तरह से वो नारे लगा रही थी। अली गौहर बलोच साहब मुस्लिम लीग नून के, ये देख रहे हैं आप। अली अमीन गंडापुर साहब, वफाकी वज़रा की भी एक कसीर तादाद थी जो कल बड़े फ़ाल नज़र आ रहे थे, मगर असम्बली की जो कार्रवाई है उसको चलाने के लिए नहीं, बल्कि असम्बली की कार्रवाई को रोकने के लिए। आज कौमी असम्बली के स्पीकर ने जो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए 7 अरकान असम्बली को उनके दाखिले पे पाबंदी लगाई कि वो कौमी असम्बली की हदूद में दाखिल नहीं होंगे। लेकिन दिलचस्प बात ये थी, जिसका नुक्ता भी अपोजिशन ने उठाया, कि इसमें कोई भी वफाकी वज़ीर यानी मुराद सईद साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, अली नवाज़ अवान साहब तो चले उनका नाम था, बाकी जो वज़रा थे उनका नाम नहीं था। वो कहते हैं कि जी ये आँखों में धूल झोंकने के लिए है, इन्होंने सिर्फ एक वन साइडेड कार्रवाई की है। फिर अपोजिशन के अरकान की जानिब से स्पीकर साहब का जो जानिबदाराना रवैया है उसके ऊपर भी उन्होंने एक लेटर जो है वो भेजा है। और अब मामला जो डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का था वो बढ़ के स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की तरफ चला गया, और एक अपोजिशन ने जॉइंट कमेटी बनाई है जो कि इस हवाले से पेशरफ्त कर रही है। बहुत सारी बातें हुई हैं, इल्ज़ामात हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि आपने अगर हमारी बात नहीं सुननी तो हम भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। मुलाकातें हुई हैं शहबाज शरीफ साहब से, गुज़िश्ता रात मौलाना फजल रहमान साहब मिले, आज बिलावल भुट्टो साहब शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं। अपोजिशन जो है वो अलाइन हो रही है, वो कहती है कि हम जो है वो पार्लियामेंट के अंदर अब एक मुश्तरका लाएअमल इख्तियार करेंगी। तमाम सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर रही है, ये जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है किस तरह से कम होगा। स्पीकर साहब ने राब्ते भी किए हैं, इमरान खान साहब से भी मुलाकात की है। उसके बाद अपोजिशन से जो नाम मांगे हैं कि आप कोई पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम दे दें, वो अपोजिशन ने नहीं दी हैं। तो बहुत ही डेडलॉक की सी सूरत हाल है कि ऐसे वक्त पे जिस वक्त ये कौम तवक्को कर रही थी कि बजट के ऊपर कोई कंस्ट्रक्टिव किस्म की डिबेट होगी। मेरे साथ आज जो ऐवान बाला है, सेनेट के 3 मुअज़्ज़िज़ अरकान मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वो जो कौमी असम्बली है उसकी सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं, और ये जो लावा हमने देखा है कि कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बलियों में होता है उसके असरात सेनेट पे भी मुरतब होते हैं, तो क्या वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सेनेटर डॉक्टर ज़रक़ा तैमूर साहिबा, मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर अफरान साहब ने, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर बहरामन तंगी साहब। बहरामन साहब, पहले तो आप चूँकि सबसे सीनियर हैं सेनेट के अंदर, वैसे तो उम्र में भी हैं, तो आपसे मैं शुरू कर लूँ कि ये जो हुआ है कौमी असम्बली में कल से अब तक, ये तो कुछ समझ में आने वाली चीज़ है, या ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये होगा, अब जो हालात जिस रुख पे जा रहे हैं वहाँ ये होना ही था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हाफिज साहब। देखिए, कल से ये तीसरा चौथा दिन है जो न सिर्फ पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल
दानश्वर, पॉलिटिकल वर्कर्स, नॉट ओनली द पीपल्स पार्टी है मुस्लिम लीग में, बल्कि पाकिस्तान के तमाम लोग असेंबली की तरफ देखते हैं और मौजूदा हुकूमत की प्राइम मिनिस्टर के किरदार और उनकी वज़रा की तरफ देखते हैं कि आज हमने ये दिन भी देख लिया कि हुकूमत के वक्त अपोजिशन लीडर को तकरीर करने नहीं देते हैं। लेकिन तारिक साहब, मैं आपको, हाफिज साहब, मैं आपको एक बात बता दूं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हमेशा हुकूमत या तो मीडिया पर्सन के रास्ते पे, इंटेलेक्चुअल के रास्ते पे और अपोजिशन के रास्ते पे जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमेशा उन हुकूमतों ने कौम को भी डिलीवर किया है और उसका नाम भी बाकी रहा है पाकिस्तान की तारीख में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो से लेके आप शहीद बीबी को देख लें, मुस्लिम लीग नून ने भी कुछ सीखा था, उसको भी देख लें कि पार्लिमानी रिवायात में हमेशा अपोजिशन के सपोर्ट से और अपोजिशन के तजावीज से पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत किया है और हुकूमत ने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन आज आप देख रहे हैं जो कौमी असेंबली में जो कुछ हुआ, आप उनके फेडरल मिनिस्टर को देख ले, उनकी गाड़ियों को देख ले, उसके माहौल को देख ले, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों। इसलिए कि मौजूदा जो बजट अवाम दुश्मन बजट था कि लोग, आप जैसे लोग टॉक शोज पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अवाम सिर्फ ये जो रोल प्ले किया है पीटीआई के मिनिस्टरों ने, पीटीआई के जिम्मेदारों ने, हुकूमत ने, उस पे बहस हो जाए कि ताकि गरीब अवाम के साथ जो जुल्म किया है उस पे बहस ना हो। और आज आप भी उस पे डिस्कशन कर रहे हैं, मैं भी डिस्कशन कर रहा हूं। लेकिन ये बदकिस्मती है हाफिज साहब के हुकूमत के वक्त में हमेशा तहम्मुल, बुर्दबारी और सब्र का मुजाहिरा किया है। जब हुकूमत में लोग होते हैं वो तजावीज भी सुनते हैं, वो तेज लहजे में भी बात सुनते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम को यही तलकीन करते हैं कि अपोजिशन का हक है कि वो तेज बातें भी करे, वो चीखें चिल्लाई भी, लेकिन आप उनकी बात को सुने और आप दलील के साथ उनको जवाब दे दें। आबिद साहब आज पहला सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो कठपुतली है, और मैं कठपुतली नहीं कह रहा हूं, ये उसने कहा था कि जब कोई प्राइम मिनिस्टर अपने मंशूर पे अमल नहीं करता है आप समझ ले कि कठपुतली है। तो आज कौमी असेंबली में जितने गाली उनके फेडरल मिनिस्टर देते हैं उनको बुला के प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनको दाद देते हैं। ये दिन हमने देखना था और हमने देख लिया कि आज नेशनल असेंबली का चौथा दिन जो अपोजिशन लीडर अब हुकूमत की तरफ से, हुकूमत की वजह से वो अपनी तकलीफ पूरी नहीं कर सकते। ठीक बैरमन साहब, डॉक्टर अफनान साहब वो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, चूँकि आपने पहले दिन से इमरान खान साहब को तकरीर नहीं करने दी, आप जो है ऐवान का माहौल अपोजिशन ने ऐसा रखा ही नहीं कि वहाँ पे कोई डिबेट हो सके, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप तकरीरें करके चले जाएं और हम तकरीरें करें तो हंगामा आ रही। टिट फॉर टैट फवाद चौधरी साहब कहते हैं, तो वो तो उसको इस एंगल से देख रहे हैं। देखिए, दुनिया में जो पार्लिमानी पॉलिटिक्स है उसकी एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है और उसके अंदर एजिटेशन अपोजिशन करती है। हुकूमत जो है वो माहौल को साजगार बनाती है ताकि लेजिस्लेशन भी चलते रहे और हाउस का बिजनेस भी चलता रहे। ये लेकिन दुनिया की तारीख में एक नुमाया क्या कहते हैं एक मुकाम इमरान खान साहब को जो मिल गया है कि उन्होंने हुकूमत में रह के भी अपोजिशन का काम किया है। वो कह रहे हैं हम टिट फॉर टैट करेंगे, आप बिल्कुल टिट फॉर टैट करें। अगले 2 साल हाउस नहीं चलेगा तो किसका नुकसान है, किसका टेन्योर चल रहा है इस वक्त। और ये एक फुकदान है लीडरशिप का। अगर आप ये समझते हैं ना कि टिट फॉर टैट करेंगे, ये फुकदान है। आपको मालूम ही नहीं है लीडरशिप होती क्या है। सब्र करना पड़ता है, बर्दाश्त होनी चाहिए, इस्तकामत होनी चाहिए। ये थोड़ी है कि टिट फॉर टैट खेलेंगे, टिट फॉर ये असल में अगर हुकूमत आवाम का वोट लेकर आई होती तो ये हरकतें ना करती। आप यकीन जाने इनको इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आवाम इनके बारे में क्या सोचती है, महंगाई होती है नहीं होती, इनको परवाह ही कोई नहीं है। इनको सिर्फ ये है कि हम जो हमें लाए हैं उनको हम खुश रखें और हम अब जो है उल्टे सीधे कवानीन बना के अगले इलेक्शन को रिक करने का प्लान बनाएं। अब आप देख लें ये फाशिज्म वाली हरकतें हैं कि आप फाशिस्ट रजीम ये करती हैं
कि वो सप्रेस करती है जुडिशरी को, सप्रेस करती हैं मीडिया को, सप्रेस करती हैं ऑपोजिशन को। ये फाशिस्ट रजीम की निशानी होती है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके सामने हैं जो इमरान खान साहब जो है वो कर रहे हैं। और आगे उनका प्लान मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि जब तक उनकी ज़िंदगी रहे हुकूमत में वो रहे, चाहे जमहूरियत हो, आमरियत हो, फाशिज्म हो या जो मर्जी हो, कुर्सी नहीं लेकिन छोड़ना हुकूमत चाहते। मेरी चलनी चाहिए। मुल्क टूट जाए, हुकूमत इमरान खान की चलनी चाहिए। इमरान खान साहब कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। वो चिपक गए हैं। वो कहते हैं भाई दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं हुकूमत नहीं जाए मेरी। और ये इतने ज़बरदस्त खुशामद करते हैं, इतनी ज़बरदस्त खुशामद करते हैं जिनकी ये लेके आए हैं कि जाहिर है वो भी फिर कहेंगे कि क्या मतलब ज़बरदस्त आदमी है। ऐसे कभी कभी इमरान खान हज़ारों साहब साल नरगिस रोती, वो बेनूरी में रोती है। वो तो इमरान खान साहब तो कहते हैं कि उसके बाद फिर कहीं जाके मेरी मामला होता है। हुकूमत चली जाए कोई मसला नहीं, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं एनआरओ करूंगा। इन्होंने कल दिया है, एनआरओ इन्होंने जुल्फी बुखारी को दिया है, इन्होंने एनआरओ जहांगीर खान तरीन को दिया है, एनआरओ इन्होंने अलीमा बाजी को दिया है, अलीम खान को दिया है। नहीं वो आमिर कुर्सी कियानी वाली को बात दिया। ना, आप मुझे अफनान नाम साहब, बताएं कुर्सी उस वाली बंदे बात, का। कुर्सी वाली बात गुलाम वो तो सरवर कहते हैं खान का एनआरओ दिया मुझे इन्होंने। परवाह नहीं है कुर्सी की, मैं अपने उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप कहते हैं कुर्सी मैं नहीं कह रहा छोड़ना हूँ वो चाहते हैं। चिपक गए हैं, उन्होंने एल्फी लगा के चिपक गए हैं। और वो ख्वाहिश है कि सारी जिंदगी ता क़यामत उनकी हुकूमत रहे। ख्वाहिश मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनके लोगों से बात करें तो वो कहते हैं जी खान साहब सोच रहे हैं कि 25 साल हुकूमत की थी उसने, मातीर ने, तो मैं भी करूं, या पुतिन को 20 साल होने लगे तो मेरे भी होने चाहिए। अब उसके लिए जो कानून हमें करने पड़ते हैं, ये आजकल इनकी सोच ये है, इसीलिए इस मुल्क की इकॉनमी का बुरा हाल है। चलें डॉक्टर जरका साहिबा, मीडिया का बुरा हाल है, ये जुडिशरी का बुरा हाल है। असम्बली वाली बात तो मैं आपसे पूछने चला था, डॉक्टर अफनान ने नई बात बता दी। वो कहते हैं जी चिपक गए हैं, वो तो सोच रहे हैं जिस तरह 20-20, 25-25 साल मुख्तलिफ डिक्टेटर्स ने हुक्मरानी की है, वो तो अब उस यूटोपिया में दाखिल हो गए हैं इमरान खान साहब के मैंने वैसा हाकिम रहना है यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। बात ये है कि इन्होंने, मैं इनका शुक्रिया करती हूँ, इन्होंने खुद ही कह दिया हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ना चाहते हुए भी इनके मुंह से ये शेर निकल गया इमरान खान साहब की लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हुए। थैंक यू अफनान साहब। इसको कहते हैं स्लिप ऑफ द टंग, यानी ना चाहते हुए भी सच्चाई इन्होंने एक्सेप्ट कर ली, लीडरशिप मान ली कि लीडर कौन है, स्टेट्समैनशिप कौन दिखाता है। और आज मेरी अफनान साहब से बात हुई, ये काफ़ी पढ़े लिखे हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू नो कि ये इतना पढ़े लिखे हैं, तो ये समझते हैं कि एक आदमी जो पाकिस्तान को दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके नाम के ऊपर आप देखिए जो अभी सानेहा हुआ, इतना बुरा टेररिज्म का, इस्लामोफोबिया के हवाले से कनाडा में, उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को लिया एज अ वॉइस ऑफ रीजन, एज अ वॉइस ऑफ बैलेंस। एक आदमी जिसको दुनिया ग्लोबली, यूनाइटेड नेशन से आप ले लें, फ़लस्तीन के इशू पे ले लें, आप पाकिस्तान कश्मीर के इशू पे ले लें, मतलब पहली दफ़ा पाकिस्तान एक ऐसी कौम के तौर पे दुनिया के सामने आया है जो कि एक सॉवरेन नेशन है, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती है और एक बैलेंस नैरेटिव लेके, एक इस्लामी जमहूरियत का नैरेटिव लेके, इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट, और एक लीडरशिप की रास्ता दिखा रहे हैं बाकी मुसलमान मुल्कों को कि ये वो दुनिया ये भी तो देख रही है कि चलना कौमी चाहिए। असम्बली में उसी इमरान खान के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उसी इमरान खान की काबीना के वुज़रा जो हैं वो क्या कर रहे हैं, तो फिर दुनिया ये देख रही है, ये कोई अच्छी बात है? जी जी बिल्कुल, मैं आपसे इस बात की मैं मजम्मत करती हूँ शदीद, क्योंकि ये बहुत बुरी बात है। लेकिन मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगी कि जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। पिछली 70 दहाइयों से हम हर हुकूमत में आप ये देखते हैं। मेरी गुजारिश, मुझे बात कंप्लीट करने दें, मैंने सबकी बात तहम्मुल से सुनी है। सो ये है कि हमने यहीं पे देखा है, हमने देखे हैं जुडिशरी पे अटैक्स, हमने देखे हैं पाकिस्तान में किस तरह से लॉयर्स ने जाके PIC के ऊपर जो मरीज ICU में लेटे हुए थे उनकी पाइपें निकाली, उनके ऊपर 7 मरीज हमारे सामने PIC में फौत हो गए। ये वो अदम बर्दाश्त है जो इस
पूरी कौम में आपने देखा सियालकोट में लिंचिंग हुई थी उन 2 भाइयों साहब, की, लेकिन ये और आपकी भी 150 लोग माशाल्लाह से उसकी इतना- वीडियो ले रहे थे। इतना- मेरी इतना गुजारिश सुनिए, तजर्बा है आपका मेरी भी गुजारिश माशाल्लाह सुनिए, से आप देखिए, सियासत में। नहीं मेरा आप मेरी बात सुनिए। मैं आई एम अ डॉक्टर, मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर भी मेरा बहुत काम है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव ये जो अरकान पार्लियामेंट जिन्होंने ये किया, ये मेंटली सिक हैं। करने देना मुझे। डॉक्टर साहब मेंटली सिक हैं जिन्होंने ये किया। मेरी बात सुने, आप मुझे बात करने दें तो आई विल। मैं आपसे देखिए, ये एक आपकी डीह्यूमनाइजेशन हम देखते हैं, और ये सोसाइटी के हर सेक्टर में आपको मिलती है। आप देखिए, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उन्होंने ओथ लिया, उस दिन क्या इन्होंने बिहेवियर किया था असेंबली में, उस दिन से 2.5 साल 3 साल होने को आ गए, तब से ऑपोजिशन के जो तेवर हैं इस कदर बुरे, इस कदर बदतमीजी, तब से अब तक पीटीआई ने कोई इसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया। 2.5 साल से हम इनकी बदतमीजी, इनकी गुंडागर्दी, इनकी नालायकी हम देख रहे हैं। और इस दफा फवाद चौधरी साहब ने बजट से पहले इनको कहा कि आप लोग, और ये मुआहदा हुआ इनका स्पीकर के इस कमरे में कि जी आप अगर अच्छी तरह से बिहेव करेंगे, हम भी आपके साथ अच्छी तरह से बिहेव करेंगे, लेकिन ये वन साइडेड बदतमीजी हमेशा के लिए नहीं चल सकती। अगर आप समझते हैं कि आप गुंडागर्दी के एक्सपर्ट हैं, जिस तरह आप आरओज के एक्सपर्ट हैं, और आपने देख ही लिया रोहेल असगर साहब को कौन नहीं जानता, उनकी हिस्ट्री भी जानते हैं। शालीमार लाहौर के शालीमार गार्डन्स के इलाके से वो है, वहां पे बच्चा बच्चा जानता है रोहेल असगर साहब की हिस्ट्री। तो इन्होंने जिस तरह से स्टेज किया कल का सारा इवेंट, उसमें पीछे शहबाज शरीफ साहब को नीचे दिखाना चाहती थी मरियम नवाज साहिबा, तायरा औरंगजेब साहिबा का उसमें क्या रोल था, मरियम औरंगजेब साहिबा का क्या रोल था, गौहर अली साहब का क्या रोल था, इस पे मैं बात नहीं करती। लेकिन ये जो एक गुंडागर्दी का जो एटीट्यूड है, इस दफा फिर इनको ये बताया गया। लेकिन आप देखिए, जिस दिन फाइनेंस मिनिस्टर ने बिल पेश किया, इन्होंने उनको बोलने नहीं दिया। सुनिए, कल फिर हमने इनको कहा कि अगर आप नहीं बोलने देंगे तो हम भी नहीं बोलने देंगे। तो अगर, लेकिन इन्होंने उसको वन अप किया, इन्होंने कहा गालियां देंगे हम, इन्होंने किताबें फेंकी, तो फिर इन्होंने आउट ऑफ कंट्रोल हो के फिर जाहिर है इस किस्म की, मैं इसकी मजम्मत करती हूँ, एंड ये बहुत बुरी बात है, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये डॉक्टर साहब, ये ऑपोजिशन को ये जानबूझ के जो काम करते हैं, ये इसकी फिर खुमियाजा भी भुगतना पड़ता है। चलें ठीक है, अब मुझे बता दें, ये मुराद सईद साहब जो किताबें मार रहे थे, या अली नवाज अवान साहब जो बातें कर रहे थे, तो आप उसको भी कंडेम करती हैं? देखें जी, मैंने आपको कहा है ठीक है कि जो बात गलत है उसकी मैं मुजम्मत करती हूँ, क्योंकि देखिए कि किसी तरह भी ऐवान में जेब नहीं देता। बिल्कुल ठीक हो गया, आपकी बात, पॉइंट आ गया। डिकोरम से चलें, हमारी सेनेट में भी होता है। मुझे उम्मीद है कि इस किस्म की हरकतें मैंने अभी तक नहीं देखी, और मेरी दुआ तो यही होगी कि इस किस्म की हरकतें ना हो, और उम्मीद भी यही है कि अपर हाउस में बेहतर बिहेवियर हम देखेंगे। कहते हैं जी आपने खुद स्टेज ड्रामा, वो तो मैं अफनान साहब से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले जो है ना वो हाफिज साहब, इन्होंने डिनाई नहीं की मेरी बात, वो जो मैंने 25 साल वाली बात की, इन्होंने डिनाई नहीं की। अच्छा, उसका जवाब दे देती हूँ, उसका जवाब दे देती हूँ। इनको बात ये है कि अफनान साहब, अब हाफिज साहब आप मुझे बोल लेने दें। आप अब इनको नजर आ रही है अपनी मौत। बात ये है कि नून लीग को समझ नहीं आ रहा, लीडर गया भाग, लीडर बैठा है इंग्लैंड में, यहाँ से बीमारी के पर्चे लेके, जो उसका सपोर्टर, जो उसका गारंटर था, वो कहता है मुझे भी बाहर भेजो। अब वो वहां पर अरबों रुपए के घोड़े उन्होंने रखे हुए हैं, उनके वापस आने के कोई तेवर नहीं लग रहे। फिर तो बेरामन साहब को खुश होना चाहिए ना कि अगर ये वापस नहीं आएंगे और आप कुछ करेंगे नहीं तो आपको फायदा होगा ना। उनके वापस आने के ना तेवर है ना नियत है, क्योंकि वो तो वहां मजे कर रहे हैं गर्मी में। अब ये लोग नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ साहब आए, इसलिए इनकी इस आपस की लड़ाई, अब उनको नजर आ रहा है कि हमारी तो हो गई आपस की लड़ाई, अब क्या बनेगा। अब उनको खौफ हो रहा है कि ऊपर से पीटीआई इतना जबरदस्त काम कर रही है। नहीं, मैं क्या कह सकती हूँ, तो वक्त बताएगा। मैंने आपको बता दिया मायूसी और आपका डूबता हुआ दिल इस बजट के बाद नजर आ रहा है, और मैं आप
आपके लिए दुआ ये कर सकती हूँ कि आप लोग कोई काम करें, चलिए गरीब ठीक है आवाम मेहरमन के साहब, लिए कोई डिलीवर करे। डॉक्टर साहब आगे बाद में मेहरमन साहब से बात कर लें। अब बस ये बड़ी लंबी चौड़ी है, वो खत्म नहीं हो रही बात उसके ऊपर। तो आपने देख ही लिया, चले मेहरमन आगे आप देखिए क्या होता है। मेहरमन साहब, डॉक्टर जरका की बात को, जो नैरेटिव को आप बाय करते हैं कि जी देखें जो बोया वही काट रहे हैं आप, जिस तरीके से जो माहौल किया, मुआहदों की खिलाफ वर्जी की, उसका यही नतीजा निकल रहा था। देखिए, डॉक्टर साहबा ने कहा कि आई एम डॉक्टर, यस शी इज डॉक्टर बट शी इज नॉट द पॉलिटिकल वर्कर। इसी वजह से तो उसने ये स्टेटमेंट दी है कि जैसे आप करते हैं हम भी करेंगे। खुदा का खौफ करे, आप हुकूमत में हैं। बेशक 3 महीने पहले कलेक्ट्रेट साहब खड़े होकर कहा कि मुझे न मईशत का पता है, न मेरे पास टीम है, न मैंने कोई तैयारी की है, और न मुझे मईशत का पता है। ये तो उसके प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है। फिर उस प्राइम मिनिस्टर की ये भी स्टेटमेंट है कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मुझे मेरी वाइफ ने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर उसी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे डॉलर की कीमत ऊपर जाने से तो टीवी से पता चला। फिर उसी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मुझे हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। और फिर उसी प्राइम मिनिस्टर ने यूएन में वहां ये कहा कि एक तो रिजोल्यूशन उसने अपने कुछ हमसाए ममालिक के सपोर्ट से पेश नहीं किया। और फिर उसी प्राइम मिनिस्टर यूएन में बैठ के जब मोदी जो कुछ कह रहा था, वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अफगानिस्तान में अलकायदा को किसने बनाया था? मेरी आर्मी ने बनाया था। फिर उस प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत में कश्मीर जो डिस्प्यूटेड स्टेट था, कश्मीर जो डिस्प्यूटेड एरिया था, 35 एक्ट के जरिए मोदी ने खत्म किया। उस मोदी ने जिसकी दोबारा जीतने पर इमरान ने कहा था कि अगर मोदी दोबारा जीत गया तो कश्मीर का जो इशू है उसको रिजॉल्व करने में आसानी होगी। और फिर वो जीत गया तो वही प्राइम मिनिस्टर ने उनको मुबारकबाद दी और उनके उस सेरेमनी में जाने की ख्वाहिश जाहिर की। लेकिन मोदी ने उनको उसकी हैसियत बता दी और उसको दावत ही नहीं दी। उसके प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत में उसने कहा था कि जब मैनिफेस्टो पे अमल ना हो तो वो कठपुतली है। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहबा से, पॉलिटिकल वर्कर नहीं और न सेनेटर की हैसियत से उनसे पूछना चाहता हूँ, मैं एज ए डॉक्टर उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने कि दूसरे दिन मैं जब वज़ीर आज़म बनूंगा तो मैं बिजली गैस की कीमत कम करूंगा, मैं आवाम की जिंदगी में खुशहाली ले आऊंगा, मैं रोजमर्रा की बड़े सारे वादे मेहरमन साहब वो तो हम याद दिलाते रहते हैं, कम करूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर हाउस की यूनिवर्सिटी बनाने से लेके बड़े सारे वादे। मुझे 1 मिनट दे दी, 1 मिनट मुझे दे दी। तो ये मुझे बताए कि यही प्राइम मिनिस्टर जो अभी इसने उस प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो कुछ कहा, तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि सवाबी के यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन में इसने स्पीच किया कि मैं झूठ बोल बोलकर वज़ीर आज़म बन गया। मैं आज ऐसे प्राइम मिनिस्टर के वक्त में अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं कि उसने झूठ को भी तरजीह दी, उसने भी बाहर किया। लीडर वो होता है और प्राइम मिनिस्टर वो होता है कि वो तहम्मुल पुरस्कारी का काम करते हैं। वो पार्लियामान के अंदर पार्लियामान को तौकीर और ताकत देते हैं, वो पार्लियामान के माहौल को साजगार बनाते हैं। ये सामने बैठी है, ये कह रहे जैसे आप करते हैं इसी तरह हम भी करेंगे। आप हुकूमत में हैं, आपको पता नहीं कि आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आप अपोजिशन को स्टेटस दे दें, उसके तावन से आप इस मुल्क पे कानून साजी करें, मैंने ब्रेक लेनी है और इदारी मजबूत हो। ठीक है, मैं एक ब्रेक ही नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। चले ये पूछते हैं, जब डॉक्टर जरका की बारी आती है मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आते हैं तो डॉक्टर अफनान साहब से पूछते हैं कि ये इंटरनल रिफ्ट का आखिर इस हंगामा रही से क्या ताल्लुक है। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर बैरमन साहब, सेनेटर डॉक्टर जरका, सेनेटर डॉक्टर अफनान मेरे मेहमान हैं। अफनान साहब ये बताएं कि डॉक्टर जरका ने कहा कि ये, और PTI भी कह रही है कि ये इंटरनल रिफ्ट है, शहबाज शरीफ साहब को आप कामयाब होता नहीं देखना चाहते, ये जो हंगामा रहा ये मुस्लिम लीग नून के मरियम नवाज़ ग्रुप ने करवाई। देखिए, मैं ये क्योंकि ये इतना मतलब कि ये इसमें मैं आवाम का भी वक्त और अपना भी वक्त इस सवाल के जवाब में ज़्यादा मैं वो नहीं करूँगा उसमें इस्तेमाल। उसकी वजह ये है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि हमारी पार्टी का एक लीडर है और उसका नाम है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, और उनकी लीडरशिप के अंदर हम सब मुत्तहिद हैं। और ये बात करना कि फ़लाना ग्रुप है फ़लाना ग्रुप है, उसका मतलब आप कर सकते हैं बात, आप जितनी मर्जी करें, कोई किसी को रोक तो नहीं सकता, लेकिन इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। धड़ेबंदियाँ हर पार्टी में होती है, धड़ेबंदियाँ बेताशा PTI में भी हैं, लेकिन ये हमारी पार्टी में आज तक नहीं हुआ, मतलब रिसेंट हिस्ट्री में कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक आ गया हो।
लेकिन इनकी पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक आपके सामने है, जहांगीर खान तरीन साहब का। तो मेरा ख्याल है इसके अंदर जो है जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ बातें मेरी बहन ने की, उनका मैं ज़रूर जवाब देना चाहूँगा। देखें, जो इज़्ज़त है ना, वो ज़बरदस्ती नहीं कराई जाती। इज़्ज़त आपके करैक्टर से होती है, और करैक्टर कभी झूठ, मुनाफकत, चोरी, करप्शन, यू टर्न पे नहीं बनता। वो आपका बनता है सच बोलने से, मुश्किलात काटने से, आप और हक की आवाज़ बुलंद करने से, खुशामद करने से आपकी इज़्ज़त नहीं होगी। आपकी इज़्ज़त इसलिए नहीं अवान करता क्योंकि सारा पाकिस्तान जानता है कि आप वज़ीर आज़म बने कैसे हैं। अगर आप आवाम का वोट लेके आए होते, आपकी छः सीटें भी होती ना, आपकी इज़्ज़त होती। आपकी 100 पता नहीं कितनी सीटें, लेकिन इज़्ज़त नहीं है आपकी। और अगर आप ये समझते हैं कि आप अपोजिशन को टिट फॉर टैट करा के अपनी इज़्ज़त करा लेंगे, नहीं होगी। आप टिट फॉर टैट करेंगे, हम और ज़्यादा करेंगे, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और इसका रिफ्लेक्शन सेनेट में भी आएगा जब ये जुम्मे को इजलास है। क्योंकि अगर हुकूमत ये समझती है कि वो अपोजिशन को दबाएगी, हमें एहतजाज नहीं करने देगी, हमें बात नहीं करने देगी, तो ठीक है, फिर हम भी फिर वही करेंगे जो ये करेंगे, ये ज़्यादा करेंगे, हम और ज़्यादा करेंगे। और हम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहेंगे अब कि कब इमरान खान साहब असेंबली में आए। हम इस चीज़ का भी इंतज़ार करेंगे, और जो जो चीज़ें इन्होंने की हैं उसको हम 10 से ज़रब दे के उनको वापस पूरा हिसाब देंगे। तो अगर ये समझते हैं कि टिट फॉर टैट करने से इनका मसला हल हो जाएगा, नहीं होगा। इमरान खान साहब का अब असेंबली में खिताब भी आपको मुश्किल नज़र आता है? अब ये ऐसी रिवायत जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिन रिवायतों नहीं, अब तो हो ही नहीं सकता ना। अब तो आप भूल जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर जो है वो आएगा और उसकी कोई इज्जत तो क्या, आप उसको बोलने भी देंगे। हम वही करेंगे जो इन्होंने किया है, और ये चीज़ उस वक्त, और ये ज़्यादा करेंगे, हम और ज़्यादा करेंगे। मैं आपको अभी बता दूं, अगर ये इमरान खान साहब के दिमाग में कोई खाम ख्याली है कि ये इस तरह की बिहेवियर से उनकी इज्जत हो जाएगी, इज्जत नहीं होगी उनकी। और इसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई हुई है। तो अफरान साहब, ये जो आपने कहा कि कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ, इसका अब आप इसका रिफ्लेक्शन आपको सेनेट में नज़र आ रहा है, वहाँ अपोजिशन भरपूर एहतजाज करेगी अब जुम्मे के सेशन में? बिल्कुल हम करें। देखिए, हमने सेनेट में बड़ी कंस्ट्रक्टिव बातचीत चल रही थी आज तक, लेकिन इन्होंने जो नेशनल असेंबली में हरकतें की हैं, जिस तरह की, और मैं आपको ये बात बता दूं, इस पे तफ्तीश हुई है, इसकी वीडियोस मौजूद है कि देखिए, हमने इमरान खान को कभी किताब नहीं मारी थी, ज़बान अल्फाज की हद तक मामला जो भी था, इन्होंने अपने बजट की किताबें उठा के लीडर ऑफ द अपोजिशन को मारी हैं, और उसकी वीडियो मौजूद है जो सारे पाकिस्तान ने देखी है। तो ये इमरान खान साहब ने जो दंगा फसाद शुरू किया है, शुरू इमरान खान ने किया, इंशाल्लाह ख़त्म हम करेंगे। और अब हम वज़ीर आज़म को नहीं आने देंगे, ये मैं आपको बता दूं। और हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन डिप्टी स्पीकर के खिलाफ लाए हुए, और ये स्पीकर के खिलाफ भी आएगी, और अगर इस तरह का बिहेवियर जहां कहीं होगा, हम उधर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे। लेकिन वो तो कामयाब नंबर नहीं है अफरान साहब, नंबर तो पूरे नहीं है, तो वो नो कॉन्फिडेंस कामयाब तो नहीं होगी। नहीं, देखिए, नंबर जो है वो तो जब वोट होगा तभी पता चलेगा ना। देखें, हमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बारी 169 वोट पड़े थे, ठीक, और 3 वोट रिजेक्ट हुए थे। उसके बाद डस्का की सीट और कराची की सीट, ये हो गया आपके 174। तो हमारे नंबर तो पूरे हैं, ठीक है ना। इनके जहांगीर खान तरीन साहब के साथ अगर निकाल लें तो ये वैसे ही फारिग हो जाएंगे। इनके पास नंबर नहीं है, हमें मालूम है इस बात का। लेकिन ये ऊपर से इसलिए आ रहे हैं, ये समझ रहे हैं हम ऊपर से आएंगे तो हम पीछे हट जाएंगे। हम तो चाहते ये अगर ये चाहते हैं कि इस तरह इन्होंने अपने अगले असेंबली के 2 साल चलाने हैं, तो ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है, ये इसी तरह चला लें। डॉक्टर ज़रका साहिबा, आपने असम्बली के अगले 2 साल इसी तरह चलाने हैं, वो कहते हैं फिर तो अब इमरान खान साहब को भी हम तकरीर नहीं करने देंगे। जो कुछ शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके हम इमरान खान साहब को लौटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी कि बड़ी इन्होंने इज्जत की बात की। इज्जत उन लोगों की होती है जिन्होंने कोई काम किए होते हैं। इज्जत उन लोगों की नहीं होती जो हुकूमत मुल्क के अवाम का, टैक्स पेयर का पैसा लुटाएं अपने ट्रिप्स पे। 17-17 लाख डॉलर यूनाइटेड नेशंस का ट्रिप पे गए नवाज शरीफ साहब, अपने खानदान, बेटियां, नवासियां, पोतियां, पता नहीं किस किस को लेके गए हमारे टैक्स पेयर के पैसे से। इज्जत उनकी होती है जो कैंप ऑफिसेज नहीं बनाते। 90 लाख का एक कैंप ऑफिस का इनका महीने का खर्चा था। इज्जत उनकी होती है जो अगर एवन फील्ड अपार्टमेंट में रहते हैं तो उसकी मनी ट्रेल तो दे दे। अभी तक इनके खानदान का कोई बंदा ये मानने को तैयार नहीं है कि वो एवन फील्ड है किसके, रहता सारा टब्बर एवन फील्ड में ही है, मानने को कोई तैयार नहीं है कि ये किसका है एवन फील्ड।
इज्जत उनकी होती है जब वो सड़क पे निकलते हैं। इंग्लैंड में तो उनको आवाजें पड़ती हैं, उनको घर से बाहर नहीं निकल सकते, 200 उनके पीछे लोग पड़ जाते हैं। अवाम, पाकिस्तान का वो शहरी जो मुल्क से बाहर है, उसकी इज्जत तो इन्होंने तार तार की है। बातें ये करते हैं माशाल्लाह, बातें जरूर करें। चलो इमरान खान वो कहते हैं जी जो इज्जत, कुछ वोट आपने को किया है, इज्जत शहबाज दो, शरीफ साहब बात को सुने, किताबें मारी वोट हैं। को इज्जत दो। असल इनका जो स्लोगन है वो है नोट को इज्जत दो। नोट को इज्जत देते देते यहाँ तक पहुंचे। अल्लाह ताला, मैं इनके लिए दुआ करती हूँ कि ये इज्जत का मानी समझें। देखिए, लोग पैसे को देख के, बड़ी बड़ी गाड़ियों को देख के लोग इंप्रेस हो जाते हैं पाकिस्तानी, ये मैं मानती हूँ, लेकिन दिल में हर आदमी जानता है कि वो नोट कहाँ से आया है। मैं सेनेट में बैठी हूँ, मुझे नजर आता है कौन कितने नोट से आया है, लेकिन मुझे और हर पाकिस्तानी को नजर आता है कि कौन नोट से आया है और कौन काम करके आया है, और किसके पीछे कितना जायज नोट है और किसके पीछे कितना अवाम का नोट है। ये आप मुझे, मेरा सवाल है इनसे, ये जो इज्जत की बात करते हैं, कि आप मुझे बता दें कि कितने आपके लोग टैक्स पेयर हैं। टैक्स डिक्लेयर करें अपने एसेट्स, अपने टैक्स पेयर बताएं कितने लोग टैक्स पे करते। इज्जत उसकी होती है जो अवाम में खड़े होके अपने जायज टैक्स देते हैं। FBR के डिफॉल्टर नहीं होते। मेरी बात सुनिए, तंगी साहब की भी मैंने बात सुनी, वो तो दुनिया से तंग लग रहे हैं मुझे, उन्होंने बड़ी लीडर की बात की। देखिए, फिर हिसाब तो फिर बराबर ही होता है। PS सिंध का सूबा इनके पास है, 18वीं तरमीम ये लेके आए कि हमने सिंधु कार्ड खेलना है। ये हाल है कि PSDP इन्होंने आधा लैप्स कराया है 2020-21 का। और ये लीडर की बात करते हैं, लीडर वो होते हैं जो ब्लैक में टिकट बेचते हैं, या लीडर वो होते हैं जो कौम का सर फखर से बुलंद करते हैं? लीडर वो होते हैं जो 10% या 100% होते हैं, या लीडर वो होते हैं जो कराची का पानी खा लेते हैं, जो कराची के हारियों को के साथ जिल्लत करते हैं? मेरा मुंह ना खुलवाएं। देखिए, बात सुनिए, और बाकी क्या बचा है डॉक्टर साहिबा? हमारे मुंह में भी जबान है। जवाब देते हैं आप। चले जी, चले हम जी, इज्जत चले बैरमन साहब, अब मैं सवाल में करवाएं अपनी, चले आगे जी, चलते हैं। चले बैरमन साहब इज्जत करवाएं। वो कहते हैं इज्जत करने वाले लोग हैं, मगर आप इज्जत करवाने वाले तो बने। जी हेलो जी बैरमन साहब। हाफिज साहब, मैं तो सोच रहा था कि इस खातून ने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, और ये एक सेनेटर भी है और एक खातून भी है, लेकिन इस खातून ने मेरे लीडर के बारे में जो कुछ कहा, अभी इनको सुनना पड़ेगा। मेरे लीडर ने नाजायज बच्चों को पैदा नहीं किया है। चले, मेरी लीडर ने किसी का घर नहीं उजाड़ा है। मेरी लीडर के बाप को नौकरी, करप्शन पर नौकरी से नहीं निकाला है। मेरी लीडर रईस हाकिम अली जरदारी का बेटा है। मेरा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के बेटी का शौहर है। और आपका लीडर नहीं, लीडर की तौहीन है इमरान को लीडर कहना। आप ये बताएं कि वज़ीर आज़म आज बनिगाला का घर, जब एक आदमी कहे कि ये मेरी तलाशुदा वाइफ का मुझे तोहफा है, मैं उसमें रहता हूं। आपने साथी क्वेश्चन की और मेरे लीडर के बारे में कहा, लेकिन मेरी लीडर ने न किसी का घर उजाड़ा है। चले वो बैरमन साहब, ये बात, ये वाली बातें जो है ना, नहीं, इसको किसने हक दिया है? इसको क्या पता कि जरदारी कौन है? इसको क्या पता है जरदारी खानदान कौन है? इसको क्या पता है भट्टो खानदान कौन है? इसको क्या पता कि ताजपुर खानदान कौन है? ये डॉक्टर बन के ये इसको मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग को जब टिकट दिया तो आपके सिंध के सदर ने कहा कि इमरान नियाजी ने, कलेक्टर कटपतली ने 35 करोड़ रुपए लिए हैं। जब इसने खादर को टिकट दिया तो PTI के तमाम बलूचिस्तान के PTI के लोगों ने एहतजाज किया, और उन लोगों ने कहा कि कटपतली ने 70 करोड़ रुपए लिए। और फिर जब टिकट लिया, आजाद मुंतखब हुआ, तो फिर इसके कटपतली ने उनके गले में दुपट्टा डालकर बनिगाले में उसको पार्टी में शामिल करवाया। ये मैं इससे पूछना चाहता हूं कि किसके पीछे करोड़ रुपए हैं? किसके पार्टी के लीडर ने करोड़ रुपए लिए हैं? आपके सेलेक्टेड और कटपतली नालायक, नाअहल, नासमझ प्राइम मिनिस्टर ने, उसने पैसे लिए हैं अपने लोगों से। और फिर सिंध के सदर ने, फिर बलूचिस्तान के सदर ने ये कहा कि 70 करोड़ 35 करोड़ रुपए सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर लिए।
ये पूछना चाहता हूँ मैं इस डॉक्टर से। चले वो पूछते हैं बहरामंद साहब। कौन सी पार्टी के लीडर से चले अरबों रुपए की और करोड़ रुपए की उसी ये बातें हो चुकी है। ठीक बहरामंद साहब, मैं डॉक्टर अफनान साहब इस पे जो डॉक्टर जरका ने कहा आप कमेंट कर ले, मैं ब्रेक ले लूं फिर। आप मेरी लीडर के बारे में अगर इनका ऐसी बात की तो जुबान कैसे लूंगा आपकी। मेरी गुजारिश जी डॉक्टर, मेरी गुजारिश सुन लें। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बहन ने बड़े लंबे चौड़े इल्जामात लगा दिए इज्जत के मामले के ऊपर। एक तो जो बहरामंद तंगी साहब ने कहा है ये बिल्कुल ठीक कहा है कि इज्जत वाले लोग वो बात कर रहे हैं जिनका करेक्टरलेस लोग हैं। आप अपने बच्चों को उनकी मिसाल नहीं दे सकते, उनकी इज्जत की क्या कहते हैं बात की जा रही है। जब इमरान खान सड़क पे निकलते हैं तो आसपास सिक्योरिटी होती है, पूरा का पूरा अपना रमज़ान के महीने में पकौड़े बेचे जाते हैं दिन में, इतनी इनकी इज्जत है पाकिस्तान में। 11 ज़मनी इंतखाबात में से 10 हार चुके हैं, ये इज्जत है इनकी पूरे पाकिस्तान में। और इमरान खान नोट को इज्जत देता है, ये सारा पाकिस्तान जानता है। अगर ये कह रही है ना इनको पता है कि कौन कौन पैसे दे के आए, इनको मालूम है इनकी पार्टी में किस किसने पैसे दिए हैं, और इनको ये भी मालूम है कि इनकी पार्टी में कैसे सेनेट की टिकट मिलती है, कैसे ऊपर आया जाता है। हमें मालूम है इनके लोग आगे हमें बताते हैं कि फलानी को ऐसे मिली है टिकट, उसने ये कारनामा अंजाम दिया था। तो हमें ये ना बताएं, इन्होंने हम पे झूठे इल्जाम लगाए। हमारे सारे के सारे टैक्स फाइलर हैं। आप तो टैक्स फाइलर ना हो, आप तो आ ही नहीं सकते नेशनल असेंबली में या सेनेट में, पहले आपका सारा कुछ चेक होता है। फिर ये हुकूमत वो हुकूमत है जो नोट को भी इज्जत देती है और बूथ को भी इज्जत देती है और दबा के देती है, और इसीलिए ये हुकूमत चल रही है। वरना इनका कोई चीज सीधी नहीं है अल्लाह के फजल और करम से। ना इनका कोई आइडियोलॉजी है, ना इनका कोई विजन है, ना इनको पता है कि तर्ज हुक्मरानी क्या होती है। मगर को इज्जत देना, इमरान खान साहब सुबह से लेकर शाम तक ऐसी इज्जत देते हैं कोई नहीं दिया। और अगर इनमें कोई थोड़ी सी भी पसली होती ना तो शायद हम भी इनके पीछे खड़े होते, लेकिन उन्होंने तो ऐसा लेटे हैं उनके आगे कि कोई आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल ही नहीं मिलती। इवन जफरुल्लाह जमाली साहब की भी स्पाइन थी इनके मुकाबले में, जुनेजा साहब की भी स्पाइन थी इनके मुकाबले में। तो ये जादू टोने वाली हुकूमत है, जादू टोनों पे चलती है ये। इसके अंदर प्याले देख देख के फैसले किए जाते हैं कि किसको टिकट देनी है, किसको वजीर बनाना है। तो ये हमें बताएंगे टिकट के फैसले प्यालों में होते हैं, किसकी इज्जत है और क्या कौन करता रहे। मैं अब इनकी बातें खोलूंगा तो ये कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, ये टिकट के फैसले प्यालों में होते हैं, प्याले देख के होते हैं। वो प्याले के आपको पता है ना कि इन्होंने जादू टोने की एक यूनिवर्सिटी भी बनानी है, वो रहूनियत वाली। उसके अंदर होता है कि प्याले में आप पानी डालें, फिर पानी के अंदर अक्स आता है ना उस बंदे का, जो कहानी सुनाई गई हमें। तो अगर अक्स जिस बंदे का आता है फिर उसी को टिकट दे दी जाती है। अब जो अगला रहूनियत यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो फिर अगला काम जो है वो मुल्क की इकोनॉमी भी इसी तरह चलेगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है कि नीचे लेके आना है, प्याले में देखेंगे ऊपर का निशान होगा ऊपर कर देंगे, नीचे का निशान होगा नीचे कर देंगे। ये तर्ज हुक्मरानी है, ये करैक्टर है, दूसरों को भाषण दे रहे हैं। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आते प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर अफनान साहब, सेनेटर बहरामंद साहब, सेनेटर डॉक्टर जरका साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वक्त कम है, लास्ट सेगमेंट है। डॉक्टर जरका साहबा, ये बताइए कि क्या ऐसा किया जाए कि सेनेट में ये माहौल ना हो, इसके असरात ना हो, और कौमी असम्बली का माहौल भी ठीक किया जाए? आपकी सजेशन शॉर्टली। देखिए जी, ये तो अब अक्रॉस द टेबल इन्होंने तो कह दिया कि जो ये करना चाह रहे हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा, और पार्लियामान में क्या होता है वो वी विल सी। लेकिन बेहतर है कि ना हो, मगर अब ये तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि जो इन्होंने अज़म का इजहार किया है। अब आप सजेशन बताएं ना। देखिए, हमने अभी तक मेरी बात सुनिए। हाँ, हमने अभी तक जो इनके साथ जिस तरह से, देखिए बातें तो होती हैं, बातों तक ही बातें रहनी चाहिए। ठीक। और बातों में आप, क्योंकि लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों ऐसी जगह हैं जहां डिबेट होती है, लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, तो आप बात करें, आप डिबेट करें, काम की बात करें। बल्कि मेरा टेलीविजन पे हमेशा ये भी एक इशू रहता है कि हम
इश्यूज पे बात करनी चाहिए और पार्लियामान में भी बात तक बात होनी चाहिए और उसको यही आपकी लेवल होती है कि आप बात किस है। तरह से एक आर्ग्यूमेंट के थ्रू आप अपनी ठीक बात बात- मनवाते हैं ठीक या बात- आप नहीं मानते तो अपनी अपनी बात ठीक- लेके चलते हैं। ठीक बात है। सो ये तो अब आपकी बर्दाश्त है और आपका कहते बिहेवियर हैं है। बर्दाश्त आपने हम करनी तो है, इस आप किस्म बड़े का- हैं, हुकूमत में हैं, आप ज्यादा बर्दाश्त, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। हम हाजिर हैं जी बर्दाश्त चलें, करने ठीक के है। लिए। चले बैरमन साहब कहते हैं हम हाजिर हैं कोई बर्दाश्त ऐसी बात करने के लिए, आप सजेशन दें जी। देखिए हाफिज साहब, इनके कौल और फैल में तजाद है। अभी इस खातून ने पहले सेगमेंट में क्या कहा, अगर ये वाकई लेजिस्लेटर हैं और ये ईवान बाला की तौकीर को समझती हैं और ये अपने आप को क्वालिफाइड भी कहते हैं, तो इसने मेरी लीडर के बारे में क्या कहा। चले अब बैरमन मुझे साहब बताएं सजेशन, अब कि माहौल जब- ठीक करने के लिए जब सजेशन। ये देखिए शो पे आज में आके वो फिर इश्यूज पे बात करें और फिर ये आप लोग हुकूमत में हैं, आपको अपनी जिम्मेदारियों के एहसास हो कि आप एक कानून साजी के लिए नेशनल असेंबली में और सेनेट में माहौल बनाएं ताकि कौम को और मुल्क के लिए कुछ डिलीवर कर सके, जो आज तक आप लोगों ने नहीं किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दफा फिर मैं कह रहा हूं कि कठपुतली प्राइम मिनिस्टर के लिए पाकिस्तान में इस हुकूमत खत्म होने के बाद कोई जगह नहीं होगी। ये लिख ले हाफिज साहब, ठीक। ये भागेगा इस मुल्क से और ये इसलिए भागेगा कि इसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करके रख दिया है, ठीक। पाकिस्तान के इकोनॉमी को तबाह किया है, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को तबाह करके रख दिया है। और ये कह रहे कि लंदन में नवाज शरीफ घूमे हैं और 100 ठीक डॉक्टर अफनान साहब उसको वो इमरान को क्या डॉक्टर अफनान साहब, ऐसे मेरी मतलब जो दिली ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि मैं इश्यूज़ के ऊपर इकॉनमी पे, फॉरेन पॉलिसी पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे करें। एक तो पार्टिसिपेंट तैयारी नहीं करते, दूसरी बात है कि बात होती नहीं है, कहीं की कहीं चली जाती है। चले टॉक शोज़ तो एक फिर सेकेंडरी चीज़ है, जो असल जगह है पार्लियामेंट, सेनेट, कौमी असम्बली, वहाँ पर भी ये माहौल नहीं है। आपकी सजेशन क्या है, कैसे बनेगा माहौल, क्या हो? देखिए, मैं ये बात वाज़ेह तौर पर बता दूं कि अगर पार्लिमानी रवायात को हुकूमत ने फॉलो नहीं किया, ठीक, और जो बर्दाश्त की बात, सब्र की बात की गई है, अगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया, तो हम तो वही करेंगे जो अपोजिशन करती है। और अपोजिशन की भी अपनी एक रवायत होती है, हुकूमत की भी अपनी एक रवायत होती है। ठीक। अगर इनको तर्ज हुक्मरानी है सही तरह करें तो हम इनके साथ चलेंगे, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हम वही करेंगे जो हमने करना है, हमें मालूम है वो। लेकिन डॉक्टर अफनान साहब, ये जो आप जो विजुअल गए हैं, वो पूरा जो हमारा पॉलिटिकल क्लाउड है, जो पूरी जो कम्युनिटी है, वो बुरी तरीके से डैमेज हुई है। लोग ये तमीज़ नहीं कर रहे कि ये अपोजिशन है, हुकूमत। लोग कहते हैं सियासतदान बुरे हैं। तो आप लोग अपना जो मतलब तमाशा बन रहा है सियासतदानों का, कौमी असम्बली का, पार्लियामेंट का, तो ये तो हम सब के लिए मतलब फ़िक्र की बात भी है और अफसोस की बात भी है। देखिए, मैंने ये बात पहले भी कही थी कि इमरान खान साहब आवाम का वोट लेके नहीं आए, वो जिनका वोट लेके आए हैं उनकी बेइज्जती हो रही है। और आवाम को मालूम है कि इस मुल्क के सियासतदानों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। ठीक। तो भाई ये जो लोग इस तरह के लोगों को मुसल्लत करते हैं, उनकी बेइज्जती है। अच्छा, उन्होंने पाकिस्तान को रुसवा किया पूरी दुनिया में। चले डॉक्टर अफनान साहब, सेनेटर बैरमन साहब, डॉक्टर जरका साहिबा, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।